हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में, जिस हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग मेनली फोकस करते हैं कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज में जो सिलेबस है हमारा जो उसको हम लोग फोकस करते हैं। जिसमें हमारा जो यूनिट सेकंड है जो बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसमें क्या है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करके है। तो उसमें सबसे पहला उसमें देखेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियाई या फिर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है ये हम जानेंगे। उसके अंदर हम लोग देखेंगे सहसंयोजक त्रिज्या या फिर कोवेलेंट रेडियाई। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टल रेडियस या फिर क्रिस्टल या फिर उसी को धात्विक या फिर मेटेलिक त्रिज्या बोलते हैं। फिर हम देखेंगे वांडरवाल रेडियस, देखेंगे वांडरवाल त्रिज्या क्या होता है। फिर हम जानेंगे क्यों हम लोग परमाणु त्रिज्या को डायरेक्टली हम परमाणु के थ्रू परमाणु में डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हमें ये तीनों का यूज करना पड़ता है, कोवेलेंट, क्रिस्टल और वांडरवाल रेडियस का। अगले उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा जो क्वेश्चन है, जो त्रिज्या होता है वांडरवाल का ग्रेटर देन होता है त्रिज्या क्रिस्टल का या फिर मेटेलिक वाले से, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में होता है सबसे कम त्रिज्या होता है कोवेलेंट रेडियाई का। ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना सारा को हम लोग कवर करेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पर हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या, जो आपके सिलेबस का एक जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करके लिखा है, उसमें है ये पहला टॉपिक में है परमाणु त्रिज्या या फिर एटॉमिक रेडियाई या फिर आणविक रेडियाई करके। तो हम सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहले हम समझते हैं एटॉमिक रेडियाई होता क्या है। तो आपको डायरेक्टली समझ में आता होगा, मैथ्स में अगर देखते हो तो रेडियस होता है जो कोई भी सर्कल के सेंटर से लेकर उस सर्कल के जिसको बोलते हैं परिधि, है ना, उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम लोग रेडियस बोलते हैं। यहाँ से सर्कल लेते हैं सेंटर से, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं या फिर त्रिज्या बोलते हैं। तो सेम परमाणु में भी वही कॉन्सेप्ट लगता है। इसमें हमें क्या करना रहता है, इसमें हमें परमाणु का त्रिज्या देखना है। परमाणु मीन्स एटम का त्रिज्या देखना है। जैसे हम सबसे पहले इसको डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन होता है कि नाभिक, मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ जिससे समझ में आएगा। ये हमारा एक नाभिक है, इसका एटम का नाभिक है। ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। उसमें हम लोग पहले भी देख चुके हैं सेल के बारे में अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया है NLMS क्वांटम नंबर के फॉर्म में, जिसमें जो m प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है, सेल के बारे में हमें बताता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा। ये नाभिक का क्या हो गया, ये नाभिक का हो गया सेंटर, नाभिक का केंद्र हो गया। और ये हो गया, मान लो इस कोष में, अगर इसमें तीन कोष के बारे में, तीन कोष दिख रहे हैं, तीन सेल दिख रहे हैं ना। तो ये पहला सेल में इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल में भी इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, इसका क्या नाभिक का सेंटर है ये, और इस बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष याद रखना, इसमें अंदर का कोष के बारे में बात नहीं, वो बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, परमाणु का त्रिज्या बोलते हैं। मतलब ये क्या एक परमाणु की स्ट्रक्चर है, एटम की स्ट्रक्चर है। तो इसी एटम के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोष या बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं या फिर एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटम का मीनिंग परमाणु थे। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन क्या हुआ, दूरी किसके किसके बीच, नाभिक केंद्र से बाहरी कोष या फिर बाह्यतम कोष लिखेंगे, बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी। ठीक है, तो क्या हो गया, नाभिक के सेंटर पार्ट से और इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोष में उपस्थित है उनके बीच की दूरी ही क्या हो गया, वो हमारा हो गया एटॉमिक रेडियाई हो गया। अब हम देख लेते हैं एटॉमिक रेडियाई को मेजर किस में करते हैं। तो जैसे आपको आर्मस्ट्रांग में भी मेजर कर सकते हैं, है ना। एक आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर होता है, याद रखना। एक नैनोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, 10⁻9 मीटर होता है। वो पिकोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, जिसका इक्वल होता है 10⁻12
मीटर, या फिर माइक्रोमीटर में भी मेजर करते हैं जिसके वैल्यू होता है 6 मीटर। या इसका यूनिट भी याद रखेंगे किसमें किसमें इसको मेजर करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि हम डायरेक्टली इस डेफिनेशन के थ्रू जो परमाणु त्रिज्या हम कैलकुलेट करते हैं वो उतना एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता एक्यूरेट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिक्स पाथ में नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे खींच दिया है सर्कल, वैसा फिक्स पाथ में वो नहीं घूमता है। वो क्या होता है, थोड़ा वाइब्रेट होते रहता है, अपने पाथ से थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है ना। जैसे इस टाइप से वो कभी यहाँ पर है तो कभी यहाँ पर, इस टाइप से वो ऐसा नहीं फिक्स पाथ में ही घूमता है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रेडियस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बट इस केस में देखूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फिर अगले केस में देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडियस फिक्स नहीं हो पा रहा है, कभी ज्यादा तो कभी कम हो जा रहा है। तो इसलिए डायरेक्टली इस हम लोग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डायरेक्टली हम लोग मेजर नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2-3 अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। या फिर जैसे बोलेंगे तो जैसे एक कोवेलेंट रेडियाई मेजर कर सकते हैं, वान डेर वाल के थ्रू, अलग अलग बॉन्ड के थ्रू बोल सकते हैं। बॉन्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर करने का ट्राई करते हैं। तो हम सब इसको हम देखेंगे कि किस टाइप से हम आयनिक रेडियाई को एग्जैक्ट हम वैल्यू निकाल पाते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कोवेलेंट रेडियाई। इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियाई को हम 3 टाइप से डिवाइड कर देंगे उसको, ताकि इजीली हम लोग समझ में आ जाए बोल के, है ना। कोवेलेंट रेडियाई बोल सकते हैं, रेडियस एक ही है, जिसको हम लोग सहसंयोजक रेडियस भी बोलते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या। उसके बाद लिखेंगे क्रिस्टल रेडियाई, और लास्ट में लिखेंगे वान डेर वाल रेडियाई बोलते हैं, और रेडियस भी एक ही है। अब कंफ्यूज नहीं होना रेडियाई और रेडियस में, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे। कोवेलेंट रेडियस, सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस में सहसंयोजक, क्रिस्टल को बोलेंगे धात्विक वाला, और वान डेर वाल रेडियस। एक एक करके ये किस बेस पे है, ये बॉन्ड के बेस में है, बंध के आधार पर है ये, है ना। जिस टाइप से अलग अलग बंध होता है ना, जैसे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा क्योंकि क्रिस्टल मेटल फॉर्म करते हैं, और वान डेर वाल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई देख लेते हैं। ठीक है, कोवेलेंट रेडियाई में आपको यहां डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कोवेलेंट रेडियाई में क्या एक पॉइंट है, कोवेलेंट। कोवेलेंट का मीनिंग क्या होता है, सहसंयोजक हिंदी में, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, साझा, इलेक्ट्रॉन का साझा, इलेक्ट्रॉन का साझा से बना हुआ बॉन्ड, ठीक है। हमें पता होगा आयनिक बॉन्ड होता है, वैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनते हैं। तो इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं किस टाइप से इसका रेडियस हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, Cl2, है ना। Cl2 हमें अगर देखा जाए सिंगल Cl2 का रेडियस निकालना है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों ने भी उस ग्राफ में देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिक्स पाथ में नहीं घूमता है। इसको क्या करना पड़ता है, 2 Cl ले लेते हैं, इनमें इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्लोरीन का 7 होता है। इनके बीच क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, साझा होता है, ठीक है। कभी सिंगल लिखते हैं, साझा होने के बाद कैसे बनेगा ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, साझे में चला गया, मतलब शेयरिंग हो गया, बॉन्ड बना लिया। तो इसमें भी कितना वेटेड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया ना। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि ये इसका न्यूक्लियस इस वाले क्लोरीन का, ये न्यूक्लियस इस वाले क्लोरीन का है। फिर क्या किया, दोनों बॉन्ड बना लिए, शेयरिंग हो गया। फिर इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, क्या मान लिए, d मान लिए, ठीक है। तो अब देखेंगे कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो d है, तो कोवेलेंट रेडियाई तुमसे पूछा जाता है, क्या लिखोगे, d/2, मतलब हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे तो अब दो क्लोरीन से मिलकर बना था ये डिस्टेंस, तो हाफ कर देंगे। हम सिंपल से बोल सकते हैं कि ये जो d/2 है वो क्लोरीन का क्या है, सिंगल क्लोरीन एटम का या फिर परमाणु का रेडियस है। यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है कि क्लोरीन को क्या किया हम लोग, बॉन्ड अणु के फॉर्म में लेने के बाद, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेने के बाद
उसके जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के बीच का उसको हाफ कर देते हैं, वही हमारा क्या है, कोवेलेंट रेडियाई है। ये हमारा एग्जांपल हो गया होमोन्यूक्लियर का। होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों क्या है, दोनों न्यूक्लियस क्या है, सेम है, इसमें क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों सेम है, तो इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर का। अब हम दूसरा देखते हैं हेट्रोन्यूक्लियर का। जैसे कि है पहला HCl, ठीक है, HCl है, तो इसमें हम देखते हैं इसमें दो केस आता है ना। पहले केस में क्या है, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है डिफरेंस लेस है, मतलब इनके बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस उतना हाई नहीं है जितना कि LiCl में है। LiCl के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। Li का क्या होता है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, जैसे कि आपको पता होगा लिथियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होता है। तो उसको हम लोग इसके बाद वाले देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हेट्रोन्यूक्लियर, जिसमें हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, एक हाइड्रोजन है क्लोरीन, इसलिए हेट्रो बोल रहे हैं। इसमें होमो इसलिए बोल रहे हैं कि वो दोनों इसमें क्या था, क्लोरीन था। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेट्रोन्यूक्लियर में कैसे हम लोग निकालते हैं एटॉमिक रेडियाई, हाइड्रोजन का हो या फिर क्लोरीन का हो। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आप यहाँ पे हम क्या लिखे, डी लिखे, इसको लिखे बॉन्ड लेंथ को, तो इसमें भी लिखेंगे DCl, और इसमें RH लिखते हैं प्लस RCl, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, जैसे इसमें किए वैसे इसमें भी कर सकते हैं, है ना। ये H का है, थोड़ा इसके साइड को छोटा बनाएंगे क्योंकि Cl बड़ा होता है उससे। ये क्या है इसका DHCl, मतलब बॉन्ड लेंथ है इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो 1.36 आर्मस्ट्रांग दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या करोगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है। अगर आपको जैसे क्लोरीन अणु का बॉन्ड लेंथ दे दिया है, जैसे कि मान लेते हैं 0.60 दे दिया है, ऐसे सिंपली एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ, 0.60 क्या दिया, क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ दिया, मतलब DCl के बीच का बॉन्ड लेंथ दिया है D, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, 0.60/2 करना रहता था, तो क्या हो गया 0.30। ये हमारा क्या हो गया, क्लोरीन का रेडियस निकला। क्या रेडियस निकला, वो भी एटॉमिक रेडियस निकला। ये तो हमारा क्या बॉन्ड लेंथ था, तो बस इस वाले फार्मूले में रख देंगे, तो RH और ये क्या हो जाएगा 0.30, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद RH करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.36 आर्मस्ट्रांग माइनस 30 कर देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा रेडियस निकल जाएगा इसका हाइड्रोजन का। ये एग्जांपल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मैंने अपने से लिया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान के चलोगे इसको, बस एक एग्जांपल था दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, होमोन्यूक्लियर हम देखिए डायरेक्टली किस तरह निकालते हैं, तो डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं उसके किससे, 2 से, जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है। उसके बाद हेट्रोन्यूक्लियर में हम लोग देख लिए HCl का देखे, जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस क्या होता है, लेस होता है। अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, फिर उसमें क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अगला है हेट्रोन्यूक्लियर में ये पहला था, ये दूसरा है जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर बोलेंगे, ठीक है, डिफरेंस हाई होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होता है उसके केस में। जैसे कि एग्जांपल है हमारा LiCl के लिए, तो इसके लिए कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कैलकुलेशन, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं बता दूं इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है एग्जैक्ट अगर देखें तो 0.98 होता है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रोनिगेटिव याद कर रहा हूँ, रेडियस नहीं। इसका होता है 1.36 आर्मस्ट्रांग, 1.36 आर्मस्ट्रांग नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, देख रहे हो आप लोग, ये ज्यादा है 3.16 है, ठीक है। क्लोरीन होता है 3.16, देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव कितना ज्यादा है, 3.16, बहुत ज्यादा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा है, जबकि उसमें उतना नहीं था। तो इसलिए इसमें होता क्या है, हम जैसे लेते हैं Cl है, ये Li का है न्यूक्लियस, ये क्या है Cl, ये दोनों मिलने के बाद क्या बनेगा, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। Cl का साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए बड़ा बना दिया यहाँ पे, है ना। तो ये Li हो गया। तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो एग्जैक्ट हम जितना सोचते हैं उतना बॉन्ड लेंथ नहीं होता है ना।
जैसे हम लोग सोचते हैं वैसा बॉन्ड लेंथ नहीं होता है, थोड़ा सा क्या होता है कम होता है, जिसको वो साइंटिस्ट का नेम है जिसने बताया है स्टीवेंसन एंड शोमेकर। स्टीवेंसन एंड शोमेकर जो है, स्टीवेंसन एंड शोमेकर जो साइंटिस्ट, उन्होंने एक फार्मूला दिया है कि बॉन्ड लेंथ को फाइंड करने के लिए LICL लिख देते हैं। क्या फार्मूला दिया हो, इनका रेडियस, पहले LI का रेडियस प्लस में है LI का रेडियस प्लस CL का रेडियस माइनस एक कांस्टेंट C लगाते हैं, फिर XA मतलब LI माइनस XCL। X क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यहाँ पे क्या है X, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू है किसका है, लिथियम का, ये क्लोरीन का। तो ये क्या है, कैलकुलेशन में इसको कांस्टेंट फॉर्म में लेते हैं, 0.09 के फॉर्म में ले लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीवेंसन एंड शोमेकर कांस्टेंट। स्टीवेंसन कांस्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि इन साइंटिस्टों ने क्या किया है, इस फॉर्मूले को डेवलप किया है। तो हम लोग जो है सोच रहे हैं यहाँ पे इतना बॉन्ड लेंथ होना चाहिए, उतना ना होकर के थोड़ा सा क्या होता है, ये कम होता है। क्यों कम होता है आप देख रहे होगे, अगर डायरेक्टली होता तो इतना वैल्यू होना चाहिए था इसमें बॉन्ड लेंथ, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस होना चाहिए था, बट इसमें कुछ वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कुछ वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जितना हम लोग सोचे थे उतना उससे थोड़ा कम होता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, कोवेलेंट रेडियाई या फिर कोवेलेंट रेडियस के बारे में हम लोग समझ गए, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट समझे। सबसे पहला देखिए होमोन्यूक्लियर के फॉर्म में, जिसमें क्लोरीन का लिए हम लोग सेम, अगर दोनों क्लोरीन एटम लेते हैं सेम लेते हैं तो उसको होमोन्यूक्लियर बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, जब उनके नाभिक के बीच की दूरी को हाफ कर देते हैं तो उससे में क्या निकल जाता है, एक परमाणु त्रिज्या, फिर एटॉमिक रेडियाई निकल जाता है क्लोरीन का। वैसे अगला एग्जांपल है हेटेरोन्यूक्लियर में, जो विषम नाभिकी बोलेंगे, हेटेरोन्यूक्लियर की हिंदी में विषम नाभिकी, और जो होमोन्यूक्लियर को सम नाभिकी बोलेंगे। ठीक, तो HCl का ले लिए, जिसमें हेटेरोन्यूक्लियर था, इलेक्ट्रोकेमिकल, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस क्या है, थोड़ा कम है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके कंपैरिजन में उसमें कम है, तो इस टाइप से निकालेंगे और ये निकालेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपना जो क्रिस्टल रेडियस पढ़। दोस्तों अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है धात्विक त्रिज्या बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस। ठीक है, हमने पहले क्या कोवेलेंट रेडियस तो पढ़ लिया, आप देखते हैं धात्विक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस। इसमें क्या होता है आपको पता होगा, जैसे क्रिस्टल होता क्या है, बहुत सारे, मतलब जैसे सोडियम हो गया, सोडियम को अगर क्रिस्टल बोलेंगे तो सोडियम क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा एक फिक्स अरेंजमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे कि क्रिस्टल, यहाँ पे एक सोडियम है, फिर यहाँ पे एक सोडियम होगा, इस टाइप से क्या होगा, कनेक्ट होते जाएगा वो, है ना। ये एक दूसरे से क्या रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में सोडियम क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं करना है, धात्विक इसलिए क्योंकि सोडियम ये मेटल के, धातु के केस के लिए ये मेटल के फॉर्म में, तो ज्यादातर मेटल होता है वो क्रिस्टल फॉर्म करता है। तो ठीक है, तो दो सोडियम के बीच के दो सोडियम ले लिए, इसमें से कोई से भी इनके नाभिक के बीच की दूरी को हाफ कर देंगे, 2 सोडियम ले लिए, है ना, तो इनके नाभिक के बीच की दूरी को हाफ कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा डायरेक्टली हो जाएगा इसका धात्विक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, किसी भी धात्विक क्रिस्टल में, अगर डेफिनेशन में देखेंगे तो किसी भी धात्विक क्रिस्टल में, याद रखना है आपको, किसमें, धात्विक क्रिस्टल में, किसी भी धात्विक क्रिस्टल में दो एलिमेंट या फिर दो निकटतम अबंधित परमाणुओं के बीच नाभिक, समझ में आ रहा है, दो निकटतम अबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को अगर हम हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही हमारा क्या निकल जाता है, धात्विक क्रिस्टल हमें मिल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताया था, यहाँ पे सोडियम और सोडियम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.72 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हमें ये क्या हो गया, हमारा बीच का डिस्टेंस हो गया, तो अगर रेडियस निकालना है सोडियम का तो क्या करना पड़ेगा, 3.72/2 कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम का रेडियस मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ओनली है किसके लिए, धात्विक क्रिस्टल के लिए, इसलिए इसको बोला भी जा रहा है कि धात्विक त्रिज्या बोला जा रहा है।
अब अगला हम देखेंगे इसके बाद वांडर वाल रेडियस को देखते हैं। वांडर वाल रेडियस, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखोगे ये क्या है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर रेडियस लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले हम समझते हैं वंडर वाल बॉन्ड होता क्या है, वंडर वाल फोर्स होता क्या है। तो आप देख सकते हो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कोवेलेंट रेडियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, साझा हो रहा था। धात्विक वाले में क्या हो रहा था, धातु धातु के बीच में बॉन्ड बना था और जो क्रिस्टल के फॉर्म में था। बट वंडर वाल में क्या होता है, जैसे कि एक HCl है ना, ये एक HCl मॉलिक्यूल है यहाँ पे अलग से रखा हुआ है, और एक दूसरा भी क्या है HCl है। इस टाइप से क्या मॉलिक्यूल रखा हुआ है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ, तो इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें क्या होता रहता है, अट्रैक्शन होता है। उसी को हम लोग ये साइंटिस्ट जो है वंडर वाल ने बताया है, इसलिए इसको बोलते हैं वंडर वाल फोर्स। मतलब ना तो आयनिक बॉन्ड होता है, ना इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बस इसमें दो अणुओं के बीच, जैसे HCl एक अणु है ना, HCl भी एक अणु है, तो इनके बीच क्या होता है, थोड़ा बहुत बॉन्ड होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग वंडर वाल फोर्स। तो सिंपल सी बात है, इसके नाभिक के बीच की डिस्टेंस और इसके नाभिक के बीच के डिस्टेंस को अगर हाफ कर दें, अगर d है तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2। यही कि इसी को बोलते हैं वंडर वाल रेडियस। इसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है, ठोस अवस्था में किसी तत्व के निकटतम, देखो इससे पहले क्या था, धात्विक क्रिस्टल वाले में परमाणु में था, इसमें क्या है, अणुओं में है। तो आप याद रखना डेफिनेशन क्या है, ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के बीच, ठोस अवस्था में याद रखना है, लिक्विड की बात नहीं कर रहे, ठोस अवस्था में है ना, लिख देते हैं ठोस अवस्था में है, और दो अणुओं के बीच का डिस्टेंस है, दो निकटतम अणुओं के बीच की दूरी, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, सिंपल से है। इसमें क्या है, दो निकटतम अणुओं के बीच की दूरी, दो निकटतम, ये अणु है, ये भी एक अणु है, लिख देता हूँ यहाँ पे, अणु है ये भी एक अणु है, अणुओं के बीच की दूरी का हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, निकटतम इसकी दूरी के मध्य, अगर उसको हाफ कर दे तो वही हमारा क्या हो जाता है, वंडर वाल रेडियस हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। हम लोगों ने इसमें कोवेलेंट रेडियस भी देख लिए, धात्विक रेडियस देख लिया, और एक क्या देख लिया, वंडर वाल रेडियस। अब हम यहाँ से एक हमारा क्वेश्चन आता है, वायर करके आता है, जो वंडर वाल, यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्टली, वंडर वाल का रेडियस ग्रेटर देन होता है मेटेलिक रेडियस से, इसका एक ग्रेटर देन होता है कोवेलेंट रेडियस से। अभी आपका क्वेश्चन आता है, क्यों वंडर वाल रेडियस मेटेलिक और कोवेलेंट रेडियस से अधिक होते हैं। तो आपको सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या अट्रैक्शन कम है, मतलब बॉन्ड कम बना है, बॉन्ड कम बना है मतलब ये थोड़ा दूर दूर में होंगे, है ना। जब इसका डिस्टेंस क्या होगा, दूर में होगा, क्योंकि बॉन्ड बना नहीं है, बस अट्रैक्शन है, सिंपल ये। तो इसका हाफ करेंगे तो ज्यादा ही वैल्यू आएगा। उसके बाद आता है मेटालिक, मेटालिक पे भी थोड़ा बॉन्ड इससे तो ज्यादा है कोवेलेंट से, बट इससे तो ज्यादा है वंडर वाल से, मेटालिक में ज्यादा बॉन्ड बना हुआ है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा पास में है वो। और कोवेलेंट में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। कोवेलेंट में क्या होता है, अति व्यापन होता है। आप पढ़े होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, सहसंयोजक बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के अति व्यापन के थ्रू या फिर ऑर्बिटल के अति व्यापन की वजह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, बॉन्ड जो बन रहा है हमारे, जैसे कि HCl के बीच बॉन्ड जो बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो बहुत पास में है, इनका क्या होगा, रेडियस कम होगा। फिर क्या, जिसको हम लोग धात्विक या फिर क्रिस्टल वाला जो बोले, क्रिस्टल रेडियस वही चीज एक ही है ये। फिर क्या आता है, वंडर वाल आता है। तो इसको पीछे रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि वंडर वाल सिंपल एक अट्रैक्शन है, ना कि ये बॉन्ड है। जब इसमें बॉन्ड है तो ये पास में है, जिसका क्या होगा, रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। इस टाइप से आप समझ सकते हो। या फिर इसी को अगर आप ये रेडियस के फॉर्म में, अगर आपको स्ट्रेंथ के फॉर्म में लिखना हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के रूप में अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा वंडर वाल में
बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, फिर होता है मेटालिक वाले में, या फिर जो क्रिस्टल वाले जो आप पढ़े यहाँ पे ऊपर में हम लोग, उसके बाद आता है कोवेलेंट में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड जो होता है अतिव्यापक होता है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, तो पास आ जाते हो। अगर वो पास आ जाते हैं तो उनके बीच का रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद मेटालिक वाले का बॉन्ड होता है, फिर सबसे वीक बॉन्ड जो होता है वो होता है वंडरवाल में, क्योंकि वंडरवाल का अट्रैक्शन बॉन्ड है, ये अणुओं के बीच का अट्रैक्शन है, तो इनके इसका डिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, इसलिए इसका रेडियस क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इस टाइप से आप समझ गए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जा सकता है, तो आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है बॉन्ड वाला, कि किसमें बॉन्ड, जिसमें जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसका रेडियस कम होगा, क्योंकि वो पास में होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने इसमें परमाणु त्रिज्या का डेफिनेशन देखा, क्यों परमाणु त्रिज्या डायरेक्टली हम नहीं मेजर कर सकते, इसके बारे में भी देखा। उसके बाद हम लोग देखे ये 3 टाइप के जो हम लोग मेजर करते हैं, कोवेलेंट रेडियाई हो गया तुम्हारा, एक क्रिस्टल रेडियाई हो गया और एक वंडरवाल रेडियाई होगा। अब उम्मीद करता हूँ इसके बाद हम लोग इसके किस किस चीज में इसको इफेक्ट होता है, आवर्त में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।